जय हिंद। मौत की मंडियों में सबने बढ़ के बोलियां दी है। जब भी मांगी मेरे देश ने कुर्बानी, माओ ने भर के झोलियां दी है। आज हम जिस युद्ध की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, वो मेरा फर्ज भी है और मेरा कर्तव्य भी है। और कहा ही जाता है, कर्तव्य परमो धर्मा, ड्यूटी इज आवर utmost priority. And a war which was fought between the two nuclear power countries, India and Pakistan. And this war is famous among us as the Kargil War. लहू तो सब, इस शरीर में लहू तो सबके बहता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद उनके शरीर में इनकलाब बहेगा, तिरंगे के प्रति सम्मान बहेगा, अपने देश अपने माटी के प्रति सम्मान बहेगा। तेरी समय हो तो ही देखना। सबसे पहले एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं, जो बहुत लोग नहीं बताते हैं कि कारगिल का युद्ध का नाम कारगिल वार ही क्यों पड़ा। असल में देखो क्या होता है ना, कारगिल डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। तो कारगिल है वो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। और जो सबसे बड़ी बात है, कारगिल के अंदर 4 सेक्टर्स है, मोस्ट, कास्कर, बटालिक एंड द्रास। ये 4 सेक्टर्स है जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है और कारगिल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये जो 4 सेक्टर्स में ये वार हुआ था और ये कारगिल के अंदर में पड़ता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था कारगिल वार। चलिए आगे कहानी। और ऐसे तो जो कारगिल वार की कहानी है, जो कारगिल का जो युद्ध होता है वो शुरू होता है, ऑफिशियली डेट है इसका डिक्लेयर किया गया था 19 मई सन 1999। लेकिन हम बात करेंगे 2 मई सन 1999 की। उससे पहले की भी हम बात बताएंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। यदि पहले के इतिहास को जानना है तो, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि कुछ भी जानने के लिए उसके नींव को जानना पड़ता है। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमको जानना होगा इतिहास। 21 फरवरी 1999 अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं उस समय की, वो रहते हैं, वो दिल्ली से लाहौर आते हैं बस में और वो नवाज शरीफ से मिलते हैं। क्योंकि और जब वो अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली पहुंचते हैं, लाहौर पहुंचते हैं, तो उनको 21 तोपों की सलामी दी जाती है। नवाज शरीफ कहते हैं कि हम लोग अब अपने जो हमारे पुराने युद्ध हुए हैं, अब ऐसा कुछ होगा नहीं भविष्य में। हम लोग अपने रिश्ते को और मजबूत करेंगे। जम्मू कश्मीर के मैटर में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विदेशियों को शामिल नहीं करेंगे। हम लोग आपस में ही इस मैटर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन किसको मालूम था कि ये गद्दार है। और वो जो जनरल परवेज मुशर्रफ था, वो गद्दार कहता है कि हम अटल बिहारी वाजपेयी को सलाम नहीं करेंगे। अरे यार, हम उससे भी गद्दारों के हाथों से सलामी लेते नहीं हैं। जो अपने ना हुए, जो अपने देश की माटी के ना हुए, वो हमारे क्या होते। अब बात आती है, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये शुरू से ये रूल था कि ये ठंड, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में हमारे इंडियन आर्मी या पाकिस्तानी सोल्जर जो थे वो अपने बंकर छोड़ के वो बैक कर जाते थे। तो उसके बाद वो मई या जून में वो वापस अपने बंकर्स में जाते थे। लेकिन ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ था, ये प्लान बनाता है, उसको उस प्लान का नाम रहता है, और जनरल अजीज खान, ये लोग मिलकर एक प्लान बनाता है और उस प्लान का नाम रहता है ऑपरेशन अल बद्र का। ये लोग प्लान बनाता है। उस प्लान के अंतर्गत क्या था कि जब ठंड के समय पे इंडियन आर्मी मूव बैक कर जाएगा अपने बंकर्स से, तो वो लोग हमारे बंकर्स में भी कैप्चर कर लेंगे। वो लोग हमारे जो बंकर्स उसको भी कैप्चर करेंगे और वहाँ पे वो लोग जितने भी एम्यूनिशन है आगे से वहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे, ताकि किसी प्रकार के यूज के समय पे तकलीफ ना हो। 2 मई सन 1999 काशी नाथ गयाल, जो कि एक चौराहा रहता है, जो कि वो बकरी उकरी जो चढ़ाते हैं, याक को जो चढ़ाते हैं, उनका एक याक खो जाता है। उस याक को खोने के लिए गरकुंड गांव में रहते थे बटालिक सेक्टर के, तो वो उसको खोजने के लिए जाते हैं। जब वो उसको खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो मंजू टॉप की ओर देखते हैं। तो मंजू टॉप की ओर उन्हें कुछ हलचल से दिखती है। जब उन्हें वो हलचल दिखती है तो अपने बाइनाकुलर से जब वो देखते हैं तो उनको कुछ घुसपैठिया दिखते हैं जो कि पाकिस्तानी इन्वेडर्स होते हैं। तो वो तुरंत जाके कंप्लेन करता है हमारे इंडियन आर्मी को। जैसे इंडियन आर्मी को इस बारे में खबर मिलती है, वो 5 मई को अपने 4 पेट्रोल पार्टीज को भेजते हैं। अपने जो कि सर्च पार्टी जैसे होती है, वो वहाँ पे जाते हैं इसके बारे में पता करने के लिए। उनको वहाँ पे बंदी बना लिया जाता है। हमारे जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स गए होते हैं, उनको वहाँ पे बंदी बना लिया जाता है। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले 5 मई को हमारे सोल्जर्स शहीद होते हैं और 6 मई को, और 5 और 6 मई के अंतर्गत में ये खबर पहुंचता है रक्षा मंत्रालय दिल्ली में। जॉर्ज फर्नांडिस के ऑफिस में मचने के कारण 9 मई को पहले 9 मई को पहले ही दिन में पाकिस्तान की ओर से हैवी आर्टिलरी फायरिंग होती है और हमारा जो एम्यूनिशन डिपो था वहां पे 127 करोड़ का हमें नुकसान होता है। 10 मई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती है
ऑप्स रूम में, जो कि आर्मी का स्पेशल ऑपरेशन रूम है, वहाँ पे बैठक होता है, वहाँ पे ब्रीफली ये सब के बारे में डिस्कस किया जाता है। 14 मई को लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया सर का जो उनकी जो सर्च पार्टी थी वो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में पता करने के लिए, जो भी होता है वो उसके बारे में जाते हैं पता करने के लिए। अब क्या होता है इसमें भी कि जो वो आगे बढ़ते हैं इस सर्च पार्टी को, जब लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया जब आगे बढ़ते हैं 14 मई को इसके बारे में पता करने के लिए, सबसे बड़ी बात है 14 मई का वो दिन सन 1999 का 14 मई सन 1999 का दिन। पहला बात तो उस दिन के बारे में बात करने से ही दुख लगता है, क्योंकि उस दिन ऐसा कुछ हुआ था जो युद्ध के नियमों के खिलाफ था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया जाट रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, वो आगे बढ़ते हैं वो अपना आगे बढ़ते हैं इसके बारे में सर्च करने के लिए। तो जब वो आगे बढ़ते हैं सर्च करने के लिए, तो उनको बंदी बना लिया जाता है पाकिस्तानी सोल्जर्स के द्वारा। उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी आंखें नोच ली जाती है, उनके जिप काट दिया जाता है, उनके नाखून नोच लिए जाते हैं, सिगरेट जला के उनके अंगों को छुआया जाता है, माने जो कि किसी भी युद्ध के नियम के खिलाफ था। और एक जो सबसे बड़ी बात है, ये कितनों को मालूम है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि मेरा कर्तव्य, हम जैसे पहले बोले थे और हम आज भी यही बात बोलेंगे कि मेरा कर्तव्य है बताना। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का कुछ ही दिन पहले कैप्टन के पोस्ट पे, यानी कि वो कैप्टन सौरभ कालिया कहलाते थे, प्रमोशन हुआ था। लेकिन वो व्यक्ति, वो सोल्जर अभी अपना 1 महीने का पेमेंट भी नहीं उठाया, 1 महीने का पेमेंट भी नहीं उठाए थे। एंड अगेन आई विल से इट, इंडियन आर्मी और जो भी इंडियन आर्मी में है वो जॉब नहीं करते, वो अपना ड्यूटी करते, वो अपना देश के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम तिरंगे के सम्मान के लिए लड़ते हैं। तिरंगे में सबको 4 रंग दिखता है ना, केसरी, व्हाइट, ग्रीन और नेवी ब्लू, बट एक 5वां रंग भी होता है, वो होता है लाल रंग, लहू का रंग, जो हमारे सोल्जर्स, जो हमारे शहीद, जो हमारे क्रांतिकारी अपने लहू से सींचे हैं तिरंगे के सम्मान के लिए। किसी ने क्या खूब कहा है ना कि तिरंगा इसलिए नहीं लहरता क्योंकि हवा उसे लहराती है, तिरंगा इसलिए लहरता है क्योंकि हमारे शहीद क्रांतिकारी भाई उसे अपने लहू से सींचते हैं। ये हकीकत है। अब क्या होता है 15-16 मई के अंतर्गत में बैटालिक सेक्टर है, बैटालिक सेक्टर से नॉर्थ की ओर यानी कि 80 किलोमीटर की दूरी पे जितना भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, वहां पे जो पाकिस्तानी सोल्जर थे वो भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को, वो बंकर्स को वो कैप्चर कर चुके होते हैं। 18 मई को फिर ये बात रक्षा मंत्रालय दिल्ली में जाती है और 19 मई को ऑफिशियल तौर पे ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया जाता है। अब उसमें भी एक बड़ी कहानी थी। 19 मई को ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया जाता है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए, सबसे बड़ी बात क्या थी कि हमें स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को कैप्चर करना है, हमारे लिए सबसे बड़ा मकसद था। और इसमें भी एक बड़ी बात स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स क्यों कैप्चर करना, और उसके साथ और एक जो सबसे बड़ी बात थी ये कि वो लोग जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को कैप्चर किए थे, अब उसमें क्या उनको क्या लाभ हो रहा था कि वो उनको 2 लाभ था। पहला बात तो वो डायरेक्टली ऊपर से हम पे वार कर सकते थे, और दूसरा ये था कि हमारा जो NH1 था, जो हमारा नेशनल हाईवे 1 था, वो डायरेक्टली उस पर नजर रख पा रहे थे, और हमारा जितना एम्यूनेशन राशन जो भी था वो वहां से डायरेक्टली अटैक कर सकते थे, जिसके कारण हमारा जितना भी एम्यूनेशन जो जाता और एम्यूनेशन राशन जो भी जाता था वो रुक सकता था। वो इतने बारीक तौर से वहां पर नजर रखे हुए थे कि एक स्कूटर तक वहां से पास नहीं हो सकता था। पहला तो ये था। दूसरा स्ट्रेटेजिक पॉइंट वो कैप्चर किए हुए थे, और इतिहास गवाह है कि जब भी तुम्हारा दुश्मन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में होगा तो तुम्हारा दुश्मन 9 गुना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में कैप्चर किए हुए माउंटेन्स में जो कि 18,000 फीट पे, कुतुब मीनार 250 फीट का है, और यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक जो हमारे माउंटेन्स 18,000 फीट पे, कोई 16,000 फीट में, कोई 17,000 फीट पे था। उतने बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे कैप्चर करना मुंह की बात नहीं थी। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट या अगेन इट इज कॉल्ड एंड इट इज नॉन अमंग अस इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस, जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे। May God have mercy on you, but we will not. इंडियन आर्मी है, कुछ भी कर सकता है। यही बात है, वो कुछ मांगते नहीं है हमसे, सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, हम वही कोशिश करते हैं हमेशा। अब आगे की कहानी है ना। अब देखो क्या होता है ना कि अब देखो जैसे जनरल मलिक साहब 22 और 23 मई को दौरा करते हैं, उसके बाद वो 24 मई को एवाई टिप्पणी सर को बुलाते हैं
उनके साथ वहां पे वो बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं। और 26 मई सन 1999 को इंडियन एयरफोर्स अपना ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च करता है। 27 मई को हमारे जो लेफ्टिनेंट पायलट जो हमारे थे नाचिकेता, वो मिग 27 को लेकर उड़ान भरते हैं अपने दुश्मन की मिग 27 को लेकर उड़ान भरते हैं अपना, वो दुश्मन के एरिया में जाते हैं। दुश्मन के एरिया में वो जाते हैं। वो अब सबसे बड़ी बात यह है कि माउंटेन्स में एयर स्ट्राइक करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू है ना। एयर स्ट्राइक इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन द माउंटेन्स एरिया है ना, क्योंकि ऊंचाई इतनी ज्यादा रहती है कि बहुत दिक्कत होती है। बट ये अगेन वही बात है कि इंडियन आर्मी सब कुछ कर सकता है इंडिया है ना। तो नाचिकेता जैसे वहां जाते हैं, वहां पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उनके जो उनका जो ये होता है प्लेन होता है, उसमें कुछ दिक्कत आती है। तो वो अपना सीट इवैक्यूएट करते हैं और वो पैराशूट के द्वारा लैंड करते हैं। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना कि उनका जो वो जो लैंड करते हैं वो एलओसी को उस पार करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल को उस पार करते हैं। तो उनको बंदी बना लिया जाता है। बाद में उन्हें भारत के दबाव के कारण उनको रिलीज कर दिया जाता है। जब भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाता है तो नाचिकेता सर को रिलीज कर दिया जाता है। अब 27 मई को क्या होता है, अब 27 मई के ही दिन हमारे अब क्योंकि क्या हुआ था कि हमारे भाई अब रडार पकड़ नहीं रहा, सिग्नल उनके साथ कांटेक्ट छोड़ नहीं रहा, तो उनके लिए रेस्क्यू टीम को भेजा गया। तो अब अजय आहूजा साहब जो सर से हमारे वो मिग 21 को लेके आगे बढ़े। मिग 21 को लेके जब आगे बढ़े तो ऑफकोर्स वो जब रेस्क्यू टीम में गए हैं तो वो अपने जो प्लेन था उसको वो नीचे से ले जा रहे थे, दुश्मन के एरिया के मैंने नीचे से ले जा रहे थे, खोजना था क्योंकि उनको है ना। तो अब क्या हुआ ना कि उनको एक स्टिंगर मिसाइल से, एक पाकिस्तानी सोल्जर्स पे एक स्टिंगर मिसाइल से उस प्लेन पे वो अटैक किया। तो जैसे ही एक सोल्जर जब स्टिंगर मिसाइल पे अटैक करता है, जब एक पाकिस्तानी सोल्जर एक स्टिंगर मिसाइल से अटैक करता है हमारे अजय आहूजा सर के प्लेन पे मिग 21 पर, तो वो अपना सीट इवैक्यूएट करके वहां से वो लैंड करते हैं। जैसे जब वो लैंड कर रहे होते हैं ना पैराशूट से, ये पाकिस्तानी सोल्जर्स पाकिस्तान की ओर से हैवी आर्टिलरी फायरिंग होने लगती है। उनकी आर्टिलरी फायरिंग इतनी अधिक बढ़ा दी गई कि हमें मूव बैक करना पड़ा थोड़ा। 1 जून से लेकर 4 जून तक हैवी आर्टिलरी फायरिंग हुई। लेकिन फिर हमने सोचा स्ट्राइक का बदला स्ट्राइक, बफर स्टॉक, फिर जो तुम्हारे यहाँ से जो मिसाइलें आ रही उसके बदले फिर मिसाइल अटैक। अब ये फैसला हो चुका था, हथियार का जवाब हथियार से, ईंट का जवाब पत्थर से। 5 जून सन 1999 को हमने 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा। हमने 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को अटैक किए। हमने 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को, हमारे जो सोल्जर 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारते हैं और उनके पॉकेट से ये डॉक्यूमेंट निकलता है कि दे वर बिलोंगिंग फ्रॉम द पाकिस्तानी नॉर्दर्न इन्फेंट्री। अब इस बात को मालूम चल गया, हमने इस बात को पूरे सबूत के साथ हमने मीडिया पे भी इस बात को रख दिया कि वो लोग पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि 24 जून सन 1999 की घटना, हमको नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को मालूम है कि नहीं है, बट यू शुड नो। एयरफोर्स के जो पायलट्स थे लेफ्टिनेंट सर, वो क्या करते हैं कि वो पाकिस्तानी एरिया में घुस जाते हैं। जो यूथ सोल्जर रहते हैं, यूथ है तो भाई अब समझ ही रहे हो कि वो खून की गर्मी एक अलग ही रहती है यूथ की। तो वो पाकिस्तानी एरिया में जब घुसते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है सोल्जर्स का, पाकिस्तानी सोल्जर्स का। और वहाँ पे वो अपना मिसाइल एकदम सेट कर लेते हैं कि अब यहाँ पे हमको अपना मिसाइल लॉन्च करना है। तब जब वो अपना फिक्स कर लेते हैं, तब वो अपने सीनियर से पूछते हैं, यानी AK सिंह सर से, कि सर आई हैव फिक्स द मिसाइल, कैन आई लॉन्च इट। तो सर वो तब AK सिंह सर पूछते हैं कि एक बात बताओ कि तुम पाकिस्तानी एरिया में हो कि इंडियन टेरिटरी में। तो वो फिर वो देख के बोलते हैं कि नहीं, हम पाकिस्तानी एरिया में घुस चुके हैं। तब AK सिंह सर मना करते कि नहीं, मत मारो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यदि वो मार देते ना उस दिन, अब पहला बात ये था कि दिल्ली से तो ऑर्डर मिला हुआ था कि नहीं, आप लोग अपने इंडियन टेरिटरी के अंदर में जो अटैक कीजिएगा, आप जो किसी को भी आप घुसपैठिए को मारिएगा, वो आप मारिएगा इंडियन टेरिटरी के अंदर ही है ना। क्योंकि यदि आप पाकिस्तान के टेरिटरी में घुस के मार रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा। और 1998 में न्यूक्लियर बॉम्ब का जो हम लोग टेस्ट, न्यूक्लियर मिसाइल का जो हम लोग न्यूक्लियर का जो हम लोग टेस्ट किए थे, उसी के कारण ऐसे ही हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना हुआ था, है ना। अब और एक दबाव बन जाता, और जब हम लोग अपने टेरिटरी में किसी को मारेंगे तो किसी का दबाव नहीं होगा। तो इसी के लिए जब तो जैसे AK सिंह सर मना करते हैं, तो वो अपना जो मिसाइल लॉन्च किया रहता है, तो AK सिंह सर डायरेक्टली मना कर देते हैं कि नहीं प्लीज़। तो AK सिंह सर डायरेक्टली मना करते हैं कि नहीं, तुम अटैक नहीं करोगे। उसके बाद क्या होता है कि, और सबसे बड़ी बात है, यदि उस दिन वो जो पायलट सर थे, वो यदि उस दिन मिसाइल अपने लॉन्च कर दिए होते हैं,
तो वहाँ पे तो जो सोल्जर्स थे, साथ ही साथ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ साथ वो भी चल जाते हैं। अब क्या होता है अब ये था 24 जून की कहानी। अब देखो क्या होता है। 4 जुलाई सन 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा शेरशाह, जिनको मैंने कोड नेम था उनका शेरशाह, और सही में यार वो शेरशाह थे, है ना। मैंने उनके बारे में बताने में एक गर्व महसूस होता है। ऐसे तो हमारे देश के हर एक सैनिक, हर एक शहीद, हर एक क्रांतिकारी के बारे में बताने में हमको गर्व होता है कि हम इस देश से बिलोंग करते हैं जहाँ पे भगत सिंह साहब, सुखदेव साहब, राजगुरु साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब, राम प्रसाद बिस्मिल साहब, अशफाकुल्लाह खान साहब, ओपी पंडित जी, सुभाष चंद्र बोस साहब, लाल बहादुर शास्त्री साहब, कैप्टन विक्रम बत्रा साहब, कैप्टन मनोज कुमार पांडे सर जैसे सोल्जर्स बिलोंग करते हैं। 4 जुलाई सन 1999 को उनको जब ये टास्क मिला रहता है कि आपको .5140 को कैप्चर करना है, कैप्टन विक्रम बत्रा बिलोंगिंग फ्रॉम डेल्टा कंपनी, उनकी जो डेल्टा कंपनी थी, और कैप्टन विक्रम बत्रा साहब 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल से बिलोंग करते थे, तो उनको जो .5140 को कैप्चर करना था वो 4 जुलाई सन 1999 को वो कैप्चर करते हैं। वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, वो कैप्चर करना इंपॉर्टेंट था। अब क्या होता है कि जब वो वहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं, जब उस पॉइंट को वो कैप्चर करते हैं .5140 को, तो उसके बाद क्या होता है कि उनका जो सक्सेस सिग्नल था वो था ये दिल मांगे मोर, है ना। ये दिल मांगे मोर उनका सक्सेस सिग्नल था। तो वो कहते हैं कि जब वो एक इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे वो कहते हैं कि माई कंपनी सक्सेस सिग्नल वाज ये दिल मांगे मोर। तो उनको ठीक है भाई, अब आपकी वो मन थी कि हमको और एक पॉइंट कैप्चर करना है। तो जो टाइगर हिल से जो वेस्टर्न का तरफ में .4875 पड़ता है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है कैप्चर करना, उनका वो टैक्स दिया जाता है कि ठीक है आप उसको कैप्चर कीजिए। तो फिर कैप्टन विक्रम बत्रा साहब 7 जुलाई सन 1999 को .4875 को कैप्चर करते हैं, जो कि 15,590 फीट की ऊंचाई पर थी। एंड दी आई मस्ट से कि द इंसाइट्स एंड द स्ट्रेटेजी दैट ही वाज हैविंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव पॉइंट, बिकॉज कैप्चरिंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि हम हमेशा से शुरू से बोले इस बात को कि जो एक ऊंचाई पर जो वो हम लोग को इतना स्ट्रेटेजिक पॉइंट था कि उसको कैप्चर करना इतना कंपलसरी था, क्योंकि पहला बात तो ये था कि स्ट्रेटेजिकली यदि हम लोग उसको कैप्चर नहीं करते हैं तो कल का दिन पाकिस्तानी हमारे ऊपर दबाव बनाता। दूसरा क्या कि वो इतने ऊपर में था कि हमारे एयरक्राफ्ट वहाँ तक जा नहीं सकते थे। तो इससे हम लोग समझ सकते कि जो बैलर था, जो ब्रेवरी था कैप्टन विक्रम बत्रा साहब की, वॉज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। नाइदर मी नोर यू कैन एवर बी एबल टू कंपेयर हिम, और ना ही हमको कंपेयर करना है भाई। हम समझते हैं कि मेरी तो उतनी यही नहीं है कि हम उनको कंपेयर कर सकें, है ना। बट या द थिंग विच वी कैन गिव टू हिम इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट देना होगा। जो तुम अब इसको भाई प्यार से समझो, चाहे जैसे भी समझो, बट यू हैव टू पे रिस्पेक्ट टू हिम, पहली बात, है ना। और जो कैप्टन विक्रम बत्रा साहब 7 जुलाई सन 1999 को हुई उनका देहांत होता है, वो शहीद होते हैं अपने देश के लिए। उनकी वो लाइन हमें आज फिर से याद आती है कि वो कहा करते थे कि या तो हम तिरंगा लहरा के आएंगे या तो तिरंगे में लिपट कर आएंगे, पर हम आएंगे ज़रूर। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। Success signal was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps.